नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक से, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सबको पूरा पढ़ लिया है। आधुनिक काल, जिसको शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, तो गद्य काल का विकास किस प्रकार से हुआ, खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ, पिछली वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास के लिए जो 4 महानुभाव थे उनके बारे में पूरा विस्तार से, जिनमें सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसान अल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, लल्लू लाल और सदल मिश्र को। ठीक है, तो इन लोगों का पूरा योगदान था। गिलक्राइस्ट के जो हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, जॉन गिलक्राइस्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज में, इनके साथ ही इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के विकास में काफ़ी कुछ कार्य किया था। तो इनकी बड़ी भूमिका रही है हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी साहित्य के खड़ी बोली के विकास में विशेषकर। तो आज इन महानुभावों को विस्तार रूप से हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। तो अब चलिए शुरू करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे मुंशी सदा सुखलाल नियाज। और ये जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, ये आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो ज़रूर अच्छे से इनको पढ़िएगा और प्लेलिस्ट में भी जितनी वीडियोज़ दी हुई हैं उन सबको एक बार ज़रूर देखिएगा। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, और सभी महत्वपूर्ण ही विषय वस्तुओं को मैंने उसमें दिया है आपको। और चलिए अब शुरू करेंगे। सदा सुखलाल नियाज को देखेंगे। मूलतः ये जो नियाज जी थे ये दिल्ली के रहने वाले थे और इनका जन्म संवत 1903 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1881 में हुई। और इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफ़ी शायरी भी इन्होंने की है। अपनी मुंतख बुक्त वारिक, ठीक है, तो मुंतख बुक्त वारिक जो रचना है, इसमें इन्होंने अपने संबंध में कुछ लिखा है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरि भजन में इन्होंने बिताई थी। तो ये तो था इनके बारे में जीवन वृत्त। और बात की जाए कि मुंशी सदा सुखलाल ने जो गद्य की भाषा और जो पे काम किया, तो अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में इन्होंने रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके इन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का भी पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले थे, जैसा हमने पढ़ा भी, तो दिल्ली के रहने वाले अहलैज बान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे। ठीक है, तो भाषा किसे कहते थे? उर्दू वाले। जो संस्कृत मिश्रित हिंदी होती थी उसे ही उर्दू वाले क्या कहते थे? भाषा कहते थे। कहते हैं मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद भी प्रकट किया है। किस पर खेद प्रकट किया है? कि जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने खेद प्रकट किया। लिखा है कि रस्म और रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया। ये कथन किसका है? तो ये मुंशी सदा सुखलाल नियाज जी का है। सारांश यह कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। तो इस प्रकार ये सभी बातें जो थी वो मुंशी सदा सुखलाल नियाज की थी, जो कि खड़ी बोली गद्य के बहुत बड़े योगदान इनका खड़ी बोली गद्य में रहा। अब अगले कवि को हम देखेंगे। हमारे अगले जो गद्य लेखक है उनमें है इंशा अल्लाह खां। उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे इंशा अल्लाह खां, जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। कहाँ चले आए थे? लखनऊ चले आए थे। ठीक है, कहते हैं कि मुर्शिदाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ था। मुर्शिदाबाद कहाँ? बंगाल में। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंशा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, ये दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे थे। ठीक है, तो ये शाह आलम द्वितीय या शाह आलम दूसरे के दरबार में रहते थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, मुर्शिदाबाद में। तो ये सब तो इनके बारे में बातें हैं जो कि कहते हैं इनके प्रारंभिक बातें हैं इनके जीवन के बारे में। इंशा अल्लाह खां ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी, तो रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित एक ही है, तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है उदयभान चरित उसका क्या है, तो रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी ये रचना है इंशा अल्लाह खां की। कहते हैं कि कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यूँ लिखते हैं कि एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले।
तो ये वाली जो पंक्ति है ये पूछी जाती है कि किसके बारे में कही गई, इंशाअल्लाह खां के बारे में। और ये इसी के बारे में कह करके रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी है। लिखने का कारण यही था कि जिसमें ऐसी कहानी लिखी जाए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना हो। ठीक है, तो इसी आधार पर रानी केतकी की कहानी, जिसको उदयबान चरित के नाम से भी जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि इंशाअल्लाह खां का उद्देश्य जो था वो ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहते थे। क्या कहते थे? भाषा किसे? संस्कृत मिली हुई हिंदी और उर्दू है ना, इसी को संस्कृत मिली हिंदी को, जिस हिंदी में संस्कृत मिली होती थी, इस हिंदी को उर्दू वाले क्या करते? उर्दू फारसी वाले भाषा कहते थे। भाषा का मतलब ही उनका होता था जिस हिंदी में संस्कृत मिली हुई है। तो जिस प्रकार अब वे अपनी अरबी फ़ारसी मिली हुई हिंदी को उर्दू कहते थे, मतलब ऐसी हिंदी जिसमें अरबी फ़ारसी मिली हुई है वो उर्दू, और जिसमें संस्कृत मिली हुई है वो है भाखा। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाखा किसे कहते हैं, उर्दू में क्या मिश्रित है? तो अरबी फ़ारसी मिली हुई जो हिंदी थी उसको उर्दू कहते थे, और संस्कृत मिली हिंदी जो होती थी उसको भाखा कहते थे। तो इसका अंतर आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार ये इंशाअल्लाह खां का योगदान था हिंदी के लिए, हिंदी खड़ी बोली के लिए, कि इन्होंने ऐसी ठेठ हिंदी लिखने का प्रयास किया जिसमें हिंदी के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा का कोई भी पुट ना रहे। अब देखेंगे अपने अगले लेखक को जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अपना योगदान दिया। अगले हमारे खड़ी बोली के लेखक हैं लल्लू लाल जी। ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई थी। किसकी? लल्लू लाल जी की। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत 10वें स्कंद की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल की है और खड़ी बोली गद्य में ये रचना लिखी गई है। और अध्यापक जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के गिलक्राइस्ट, उन्हीं के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, और जिसका वर्ण विषय क्या था? भागवत 10वें स्कंद की कथा का वर्णन इसमें किया गया है लल्लू लाल जी के द्वारा। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी थी। ये संस्कृत नहीं जानते थे, तो लल्लू लाल संस्कृत नहीं जानते थे। उन्होंने उर्दू में लिखा, खड़ी बोली हिंदी में लिखा और ब्रजभाषा में कहानी, इन तीनों भाषाओं में लिखा। केवल संस्कृत ये नहीं जानते थे। ब्रजभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, अब देखिए ये सभी रचनाएं पूछी जाती है कि किसकी रचनाएं हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर इन्होंने लिखा था। प्रेम सागर के पहले की चारों पुस्तकें जो है वो बिल्कुल उर्दू में है। तो ये उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते थे लिखने में, क्योंकि ये जानते भी थे, उर्दू भी जानते थे, खड़ी बोली भी जानते थे और ब्रजभाषा तीनों जानते थे। और इनको कहा भी गया था, ठीक है, कि ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों का क्या करें? उर्दू में और हिंदी गद्य में अनुवाद करें, लिखे। तो इन्होंने ये सभी रचनाएं लिखी थी। प्रेम सागर की पहले जितनी रचनाएं, जैसे सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल, ये बिल्कुल उर्दू में है। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियां, जो कि पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रजभाषा गद्य में लिखी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति कई बार ये सब पूछी गई है परीक्षाओं में। तो राजनीति नाम से इन्होंने किसकी? हितोपदेश की कहानियों का, ध्यान रखिएगा, हितोपदेश की कहानियों का, जो कि पद्य में थी, उसको ब्रजभाषा में इन्होंने लिखा। वही माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए हैं। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी बहुत प्रसिद्ध है। ये जो लाल चंद्रिका है, ये बिहारी सतसई जो लिखा था बिहारी ने, ये बिहारी सतसई की टीका है लाल चंद्रिका लल्लू लाल की। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्ण विषय पूछा जाता है कि लाल चंद्रिका क्या है, तो लाल चंद्रिका है बिहारी सतसई की टीका। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रेस का नाम संस्कृत प्रेस भी रखा था। तो इस प्रकार से लल्लू लाल जी का जो योगदान था ब्रजभाषा, गद्य, खड़ी बोली, उर्दू और ये सब में, तो इस प्रकार से रचनाएं इन्होंने लिखी थी और इस प्रकार का योगदान रहा था। अब चलेंगे हम अपने अगले लेखक को देखेंगे।
हमारे अगले जो लेखक थे खड़ी बोली के वो थे सदल मिश्र जी। ये बिहार के रहने वाले थे सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये काम करते थे। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे, तो आप देख ही सकते हैं कि सदल मिश्र जी फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। इसके अतिरिक्त लल्लू लाल भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। तो लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की थी, ठीक है, अधिकारियों की प्रेरणा से, कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से। उसी प्रकार इन्होंने भी की। इनका नासिकेतोपाख्यान उसी समय लिखा गया था जिस समय लल्लू लाल जी का प्रेम सागर लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार रचनाएं ये भी किया करते थे सदल मिश्र जी। लेकिन बात की जाए इनकी रचनाओं की तो जहाँ तक हो सकता है इन्होंने खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा इतनी साफ सुथरी नहीं थी। ब्रज भाषा के भी कुछ शब्द इनमें थे, कुछ पूर्वी बोली के शब्द स्थान स्थान पर मिलते थे सदल मिश्र की रचनाओं में। अगर बात की जाए नासिकेतोपाख्यान की, थोड़ा सा अवतरण यहाँ पे दिया गया है जो हम थोड़े से भाषा के नमूने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नासिकेतोपाख्यान में जो थोड़ा अवतरण लिखा हुआ इस प्रकार है कि इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए सो से जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण, माता, पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो वध करते हैं सो झूठी साक्षी भरते, झूठी कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग, दूसरे की स्त्री को ब्याहते, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं, वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार भाषा का उदाहरण है, नमूना है नासिकेतोपाख्यान का, ठीक है, जो कि सदल मिश्र की रचना है। ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है ये रचना, और इस प्रकार भाषा का नमूना। कहते हैं शुक्ल जी की गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त जो 4 लेखक अभी हमने पढ़े, इन चारों लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल नियाज और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है, ठीक है। इन्हीं की भाषा व्यवहार उपयोगी भाषा ठहरती है। किनकी? तो मुंशी सदासुखलाल नियाज की और सदल मिश्र जी की, इन दोनों का नाम शुक्ल जी ने अलग से लिया है कि आधुनिक हिंदी का पूरा आभास अगर देखें तो इन्हीं दोनों की भाषा से हमें मिलता है। वही देखिए एक रचना आती है गोरा बादल री बात, कहीं ये गोरा बादल की कथा के नाम से भी जानी जाती है। तो संवत 1881 की ये रचना है जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने संवत 1660 में लिखा था, ठीक है। तो गोरा बादल री बात या गोरा बादल की कथा, ध्यान रखिएगा जटमल की रचना है, ये पूछी जाती है क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये राजस्थानी पद्यों में लिखी गई रचना है, जटमल की है, संवत 1660 में ये लिखी गई थी। खड़ी बोली के गद्य में किसी ने इसका अनुवाद किया था। तो इसका नाम तो अज्ञात है कि किसने इसका अनुवाद किया था, लेकिन ये बात है कि ये जो रचना है वो किसकी है, जटमल की रचना है राजस्थानी पद्यों में। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार 4 महानुभाव जो थे हिंदी गद्य के विकास में, और कह सकते हैं आधुनिक हिंदी के पूरे विकास में जो इनका योगदान रहा था। तो ये सब कुछ आपने पढ़ा, इनकी रचनाओं को देखा, सभी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वर्ण विषय, भाषा के नमूने, सब कुछ आपने देख लिया है। तो अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि ये जो खड़ी बोली हिंदी है इसमें ईसाइयों की, पादरियों की और अंग्रेजी जो मिशनरी स्कूल्स थे तो उनका क्या योगदान रहा था खड़ी बोली हिंदी के विकास में। तो ये अगली कक्षा में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा अगली वीडियो के लिए इस प्रकार से। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।